हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो और भी तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। तो ये भी साथ साथ में करते रहा करो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है। किस राज्य की सरकार ने किया है ये कि सबको रोजगार मिलेगा? देखिएगा, कोरोना की वजह से जो है लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों का रोजगार जा चुका है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे मामले में बहुत सारी राज्य सरकारें ये सोच रही है कि किस प्रकार से जीवन को पटरी पर लाया जाए, और इसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जिस तरह से हम करंट अफेयर प्रोग्राम में देख रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम सामने आ रही है, बहुत सारी ऐप सामने आ रही है, तो आपको इसको थोड़ा सा अलग अलग करके अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट क्या कर रहा है। जैसे कि कॉमर्स, सिंपल सा नेम है, सबको रोजगार मिलेगा स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? सीधा सा पूछ लिया, आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे कि पता नहीं कौन से राज्य की होगी, क्योंकि आपने 4-5 सेम सिमिलर जो है रोजगार वर्ड पढ़ के आपके दिमाग में इतने सारे रोजगार के शब्द हो जाएंगे कि आप दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए थोड़ा अलग रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सबको रोजगार मिलेगा जो है, इस योजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? अभी एमपी के शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, उन्होंने किया है। इसके अलावा गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है अभी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वो राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। लालजी टंडन के निधन के बाद जो है, लालजी टंडन पहले थे, लालजी टंडन का निधन हो गया था। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हो गया था? लालजी टंडन। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी हाल ही में जिस व्यक्ति का निधन हुआ है, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनका क्या नाम था? तो लालजी टंडन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको आइडिया होना चाहिए। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश के बारे में सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है उन्होंने, ये स्कीम शुरू की है। इसके तहत क्या है कि जो भी मनरेगा के तहत कार्य है उनको और बढ़ाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। इस स्कीम के तहत इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार से मैक्सिमम लोगों को जो है मनरेगा के तहत लाया जा सके, और मनरेगा के अंडर ज़्यादा काम होंगे तभी लोगों को रोजगार ज़्यादा मिल पाएगा। तो ये चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश जो है, इसके अंदर विधानसभा सीट्स कितनी है? मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट्स है 230 जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट्स है। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा कितनी है? 29 जो है वो तो लोकसभा की है, और 11 सीटें जो है राज्यसभा की है मध्य प्रदेश से। विधानसभा मध्य प्रदेश 230, राज्यसभा 11, और लोकसभा के अंदर कितनी है? 29 सीट्स है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर यूनेस्को साइट्स है। यूनेस्को जो है उसके अधीन जो है 2-3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में आती है, जैसे कि सांची स्तूप हो गया। इसके अलावा खजुराहो टेम्पल ग्रुप जो है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में आता है। तो ये कुछ एक बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर जीआई टैग मिला है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ ब्लैक चिकन जो है वो बाकी के चिकन से थोड़ा सा हटके है। कड़कनाथ ब्लैक चिकन जो है उसको मध्य प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो जियोग्राफिकल टैग जो है उसका स्पेशल जो जीआई टैग नॉट जीआई टैग जो है ये दिया गया है। तो ये स्पेशल जो है किसी एरिया का कोई भी स्पेशल कोई प्रोडक्ट है वो उसी एरिया का है, उसकी एक तरह से पुष्टि हो रही है उसके द्वारा, कोई और उस नाम से नहीं बेच सकता है। उसके लिए जीआई टैग देने की शुरुआत कर रखी है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है अपने आप में। सबसे पहले जो है जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। दार्जिलिंग चाय जो है उसको पहली बार सबसे पहला जीआई टैग उसी को दिया गया था। अब तो बहुत सारे जीआई टैग दिए जा रहे हैं, कहीं पर रसगुल्ले को मिल रहा है, कहीं पर चाय को, कहीं पर किसी चीज़ को, इस प्रकार से जो कहीं पर हल्दी को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जीआई टैग देने की परंपरा चल रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक है। उस एरिया का कोई यूनिक प्रोडक्ट है, उसके नाम से कोई नकली बना के बेचता है तो उस पर कार्यवाही होगी, ठीक है। तो राजस्थान इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा है? कड़कनाथ चिकन को जीआई टैग में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा श्रेणी के बारे में आपको पता होगा। सतपुड़ा श्रेणी जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। सतपुड़ा श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पूछ ले आपसे मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क्स के बारे में, तो मध्य प्रदेश के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन है, जैसे कि आपका हो गया बांधवगढ़,
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। पेंच नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट। पन्ना नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। पन्ना नाम से जो है वहाँ पर डायमंड माइन भी है एक, हीरे की खान। पन्ना जो है वेरी प्रसिद्ध फॉर डायमंड, डायमंड के लिए पन्ना जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वर्ल्ड में अगर बात करें तो किम्बरले जो है डायमंड के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इंडिया के अंदर पन्ना जो है मध्य प्रदेश के अंदर डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, क्लियर है। तो ये कुछ एक चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बाकी की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर कौन सा हो गया था? मध्य प्रदेश, ये आपने देख ही लिया, ठीक है। ये हो गया मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन जो आपका क्या है, हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? तो ऑप्शन आपके सामने ध्रुवस्तर, ब्रह्मस्तर, ब्रह्मास्त्र। कौन सा करेक्ट आंसर है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड क्या है, भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया था 1980s के अंदर। 1980s में एक भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, वो क्या था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम थोड़ा लंबा लग रहा है आपको बट बड़ा ही अच्छा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से रखना इसका। डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1980s के अंदर। और ये जो है उस टाइम पर अब्दुल कलाम जो थे, अबुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, लेट अब्दुल कलाम जी, उनके जो एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो है अध्यक्षता के अंदर या उनकी निगरानी के अंदर जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसे 2008 में इसरो चेयरमैन ने बोला कि वी हैव कंप्लीटेड इट, हमने इसको समाप्त कर जो है पूरा कर लिया है। ये जो प्रोग्राम था इसके अंदर कुछ एक फीचर्स थे, हम लोगों को क्या करना था इस प्रोग्राम में, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग। इसमें हम लोगों को आपको मिसाइल जो है वो डेवलपमेंट करना था, और वो मिसाइल कौन कौन सी डेवलप करनी थी इसमें, तो वो आपको याद रखना है। इसमें हम लोगों ने मिसाइल डेवलपमेंट करनी थी पृथ्वी, इसके अलावा अग्नि, इसके अलावा त्रिशूल, इसके अलावा आकाश, और इसके अलावा नाग, ठीक है। ये जो 5 जो है मिसाइल्स का टारगेट था, ये हम लोगों को इसमें डेवलप करना था। ये पूरा का पूरा सिस्टम था। मिसाइल आप समझते होंगे, मिसाइल क्या है कि कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है, मिसाइल क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। हम लोग पूरी बात कर लेते हैं जब इसके बारे में चर्चा ही कर रहे हैं। देखिएगा मिसाइल क्या है कि मिसाइल आप जो है किसी भी चीज़ के अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल डाल रहे हो और उसको किसी दुश्मन पर जो है फेंक रहे हो, और उसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो ब्लास्ट हो जाएगा, उसके कारण जो है वो एक्सप्लोजन के कारण वहाँ सब खत्म हो जाएगा। ये मिसाइल है। मिसाइल एक्चुअल में 2 टाइप की होती है। अगर टाइप्स ऑफ मिसाइल पूछे तो एक होती है क्रूज मिसाइल, ठीक है, और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है? एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फ़र्क है? एक मिसाइल जाती है ऐसे सरफेस के पास, ठीक है, ऐसे चलती है। ये है क्रूज मिसाइल, जो इस प्रकार से जाएगी सरफेस के नज़दीक, इस टाइप से, दो उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। एक जाती है पहले ऊपर हवा में इस टाइप से, और फिर नीचे जो है अपने टारगेट पे जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों का अपना अपना यूज़ है। कैसे? अगर सपोज कीजिएगा हम लोगों को सामने टारगेट है, उस पर दागना है, तो बैलिस्टिक पहले ऊपर लेके फिर नीचे, इतना नाटक क्यों करना है? जब हमारे सामने टारगेट है, कोई बीच में अड़चन नहीं है, तो सीधा चलाओ ना, क्रूज मिसाइल छोड़ो। लेकिन हम लोगों को पहुंचाना है चाइना, बीच में हिमालय आ रहा है, दिक्कत हो गया ना। क्रूज तो हिमालय में जाके हमारे यहाँ एक्सप्लोड हो जाएगा, दिक्कत है। तो उसको पहले हाइट पे जाना पड़ेगा, और हम लोग कौन सी मिसाइल छोड़ेंगे? बैलिस्टिक मिसाइल। समझ रहे हैं? तो ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो है 2 टाइप की मिसाइल होती है। लेकिन एक चीज़ और इसके अंदर ध्यान रखना है कि मिसाइल जो है इसके अंदर थोड़ा सा और भी एक टाइप्स है। अगर मैं बात करूँ तो एक होती है आपकी सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर, यानी नीचे से जमीन से हवा में वार करना है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग सरफेस टू एयर की, तो जैसे आकाश हो गई, ठीक है, आकाश मिसाइल हो गई, इसका उदाहरण है एक तरह से। आकाश हो गई, ब्राक हो गई, ठीक
ठीक है, आकाश हो गई और ब्राक हो गई। ये जो आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल का उदाहरण है, नीचे से हवा में वार कर रहे हैं तो वो आपकी सरफेस टू एयर है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी होती है? और होती है आपकी सरफेस टू सरफेस, मतलब जमीन से जमीन पर ही चला रहे हो, बाकी कहीं नहीं जाना है, जमीन से जमीन पर ही। अग्नि, आग जो है जमीन पे ही जलाओ, जमीन पे ही रहने दो, ज़्यादा हवा में मत उछालो, तो अग्नि। ठीक है, अग्नि जो है वो इस प्रकार का उदाहरण आपका सरफेस टू सरफेस। फिर और क्या हो सकता है? देखो, सरफेस टू एयर हो गया, सरफेस टू सरफेस हो गया। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो और कौन सी है? एयर टू एयर हो सकती है। क्या हो सकती है? एयर टू एयर हो सकती है। और क्या हो सकती है? एयर टू सरफेस भी हो सकती है, यानी हवा से हवा में ही। हवा से हवा में कैसे होगा? एक हेलीकॉप्टर जा रहा है आगे, या कोई भी एरोप्लेन जा रहा है पीछे, हम एरोप्लेन लगाएंगे और हवा की हवा में उसके दाग देंगे और वहीं पर उसको हम लोग जो है एक तरह से वहीं पर गिरा देंगे। ठीक है, तो वो एक्सप्लोड कर सकते हैं इस प्रकार से। वो एयर टू एयर मिसाइल के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल के द्वारा पॉसिबल है, जो कि अस्त्रा उसका उदाहरण है। एयर टू एयर का अगर बात करें तो अस्त्रा करके मिसाइल जो है वो एयर टू एयर मिसाइल का उदाहरण है, ध्यान रखना है। ठीक है, अस्त्रा। इसके अलावा एयर टू सरफेस की अगर बात करूँ मैं, जैसे कि हवा से हम लोग नीचे ज़मीन पर, हम हेलीकॉप्टर में है या हवाई जहाज में है ऊपर की तरफ, और एरोप्लेन में है या फाइटर जेट के अंदर है, और हम लोग नीचे की तरफ जो है सरफेस पे टारगेट ले लिया अपना, किसी बिल्डिंग को उड़ाना है, तो उसका जो है वो आप कौन सा है? एयर टू सरफेस। ठीक है, जिसका उदाहरण क्या है? ब्रह्मोस जो है इसका उदाहरण आपका, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। ब्रह्मोस और ब्राक जो है, थोड़ा और भी ध्यान रखना है, ब्राक 8 जो मिसाइल है अपनी, ये इंडिया और इजराइल के द्वारा डेवलप्ड है। इंडिया और इजराइल, ठीक है, इजराइल किससे ली हुई है, एक तरह से ये भी कह सकते हो, इंडिया और इजराइल की है जो है वो है आपकी बराक मिसाइल। और ब्रह्मोस का नाम आया है तो ये जो है इंडिया और रशिया जो है ज्वाइंटली डेवलप्ड ब्रह्मोस। ठीक है, तो ये इंडिया और रशिया की ब्रह्मपुत्र और मोस नदी जो है उनके नाम से, दोनों के नाम से नाम रखा हुआ है। तो ये जो है एयर टू सरफेस है और सरफेस टू एयर है। ये चारों की बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद होता है फिर आपका एक एंटी टैंक मिसाइल, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दे रखा है? एंटी टैंक की अगर बात करें तो वो है आपका नाग। एंटी टैंक मिसाइल जो है इंडिया की, वो उनका क्या नाम है? वो है नाग। अब ये क्या चीज़ है, इसको आपको समझना है। देखिए क्या है कि मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति है या कोई भी आर्मी मैन है, कोई भी सोल्जर है, उसको सामने, हम लोगों के सामने टारगेट है, उस व्यक्ति के सामने, यानी उस बंदे के सामने, उस सैनिक के सामने टारगेट है। अब उसको टारगेट को साधना है, उड़ाना है, तो वो क्या करेगा? नाग छोड़ेगा। नाग मिसाइल जो है आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको छोड़ेगा। इससे पहले क्या था कि वो जब लॉन्च करता है नीचे से, यहाँ से मान लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, जल्दबाजी नहीं करते हम लोग जब बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये पर्सन है, इसको ये मिसाइल है, इसको यहाँ पर जो कोई भी जो एरिया है इसमें छोड़ना है। तो अब इसने यहाँ पर भेजा इस मिसाइल को, और इस मिसाइल ने इसको उड़ा दिया। क्लियर है? लेकिन ये मिसाइल अपने आप नहीं जा रही है, इसको रास्ता दिखाना पड़ रहा है कि भाई साहब वहाँ जाना है। ये दिक्कत थी। अब जो है एंटी टैंक जो नाग है, नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको गाइड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आगे सीकर लगा हुआ है और उसके थ्रू जो है अपने आप ही उसको टारगेट दे दिया, अपने आप ढूंढते हुए जाएगी उसको। हमें नहीं बताना कि इधर मुड़, ऐसा कर, ऊपर हो थोड़ी, नीचे हो, कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, मतलब फायर करो और भूल जाओ, अपने आप जाएगी। तो इसीलिए फायर एंड फॉरगेट भी कहा जाता है नाग मिसाइल को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 2017-18 के अंदर नाग में से, 19 में भी इवन नाग मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, भारत का क्या नाम है? नाग। नाग किस प्रकार की मिसाइल? एंटी टैंक गाइडेड। तो एंटी टैंक गाइडेड क्या है और नाग क्या है? अब क्या था, इसमें क्या दिक्कत थी? अब इस आदमी को यहाँ पे उड़ाया है हम लोगों ने, इसको पता है कि इधर से कोई आया है, इधर से आया है, तो ये पता लगा के और इधर वापस छोड़ेंगे और इसको उड़ा देंगे। तो इसलिए अब जो है एंटी टैंक गाइडेड में फायर एंड फॉरगेट, हम लोग छोड़ी और भागो उधर से, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सामने वाला पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाग मिसाइल के अंदर था। अब उसी का जो है एक वर्जन हम लोगों ने बढ़ाया और उसका वर्जन लेकर आए हम लोग हेलीकॉप्टर वर्जन। नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन जो है नाग का वो लेके आए और इसका नाम हुआ हेलिना। इसका नाम क्या है? हेलिना। तो हेलिना जो है वो नाग का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये जो 3 से 4 किलोमीटर की रेंज तक जो है आपका गाइड मिसाइल काम कर सकती है। और इसी का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो है ध्रुवस्तर। ध्रुवस्तर जो है
वो इसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, जो कि अभी हाल ही में चांदीपुर, जो उड़ीसा की ITR है, हमारी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग जो रेंज है उड़ीसा चांदीपुर के अंदर, वहाँ से टेस्ट किया हम लोगों ने ध्रुवास्त्रा को, जिसकी रेंज है 7 से 8 किलोमीटर तक। इट इज़ वेरी वेरी जो है प्रिसाइज और ज़्यादा दूर तक जो है डिस्टेंस भी ज़्यादा करती है। तो ध्रुवास्त्रा जो है, ध्रुवास्त्रा, उसका हम लोगों ने हाल ही में भी ITR चांदीपुर जो है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज जो है भारत की, वहाँ से हम लोगों ने इसका परीक्षण किया है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो ज़्यादातर जो है ITR जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज हमारी चांदीपुर है, वेलर आइलैंड जो है, वहीं पर करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो है पोखरण वाला जो एरिया है, वहाँ पर हम लोग करते हैं इस प्रकार के परमाणु परीक्षण हो गए, ये चीज़ें वहाँ पर होती है। तो ये 2-4 ही नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम लोग सेटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करने का होता है, वो हम लोग आपका सतीश धवन जो सेंटर है वहाँ से करते हैं, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक जो जनरल चीज़ें हैं वो उनका आइडिया हल्का सा रखना है। क्लियर है ना? तो ये सब कुछ हेलिना हो गया, ध्रुवास्त्रा हो गया, इनके बारे में मैंने बता दिया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होती है, फायर एंड फॉरगेट क्या होता है, ये तमाम चीज़ें, सरफेस टू एयर को क्या है, एयर टू सरफेस क्या है, ये भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक मिसाइल्स के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो ये डेवलप किसके द्वारा की जाती है, तो ये डेवलप की जाती है DRDO के द्वारा। ये भी आइडिया होना चाहिए, DRDO जो है इनको डेवलप करता है। ठीक है, कौन करता है इनको डेवलप, इन मिसाइल्स को? तो इसका आंसर हो गया था आपका, सॉरी, इसका आंसर हो गया था ध्रुवास्त्र। और इन सब को डेवलप कौन करता है, तो इनको डेवलप करता है DRDO। ठीक है, DRDO, ये भी आपको आइडिया रखना है। DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की, DRDO, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO है, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखना है। स्थापना जो है 1958 के अंदर हो गई थी इसकी, 1958 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके अलावा अगर वर्तमान में इसके चेयरमैन या अध्यक्ष पूछे तो वह है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, G सतीश रेड्डी जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये भी आइडिया होना चाहिए। 1958 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है और डॉक्टर सतीश रेड्डी जो है वो इसके अध्यक्ष है। क्लियर है? तो ये तमाम चीज़ें जो आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। और हम लोगों ने देखा कि सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया हुआ है, ध्रुवास्त्र का, चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से। तो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम लोग जब आगे साइंस एंड टेक का कभी क्वेश्चन करेंगे या टॉपिक करेंगे तो उसमें और अच्छे से बेहतरी से चीज़ों को और समझेंगे। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो 1980 का जो डिफेंस प्रोग्राम था उसमें कौन कौन सी थी, तो इसमें पृथ्वी का 5वां 6ठा वर्जन आ रखा है, अग्नि का भी आ रखा है, त्रिशूल, आकाश, नाग जो है ये पतन नाम से या पटना नाम से कैसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये 5 वर्ड आपको ध्यान रखना होगा। 2008 में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह, यानी सैन्य संचार उपग्रह का क्या मतलब है, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, संचार उपग्रह मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है, किस नाम से लॉन्च किया है, उसका नाम पूछा है। नाम सबसे पहले बता देता हूं, बाकी जानकारियां बाद में। नाम है एनासिस 2। ठीक है, उसका नाम क्या है, एनासिस 2। लेकिन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया स्पेसएक्स के द्वारा। स्पेसएक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके फाउंडर है एलोन मस्क, वेरी मच इन न्यूज़ रहती है ये। स्पेसएक्स कंपनी जो है एलोन मस्क के द्वारा खड़ी की गई कंपनी है अमेरिका के अंदर, और इसका सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है और सबसे ज़्यादा काम भी किया है स्पेस के मामलों में। वो नासा से भी ज़्यादा, मैं तो कहूँगा, ये आज के दिन जो है काम कर रही है स्पेसएक्स जो है। जो आपके रीलॉन्च व्हीकल जो है वहाँ तक बना दिए है कि एक बार आप यूज़ करो उनका और उसके बाद जो है फिर से रीलॉन्च कर सकते हो, वापस आ सकते हैं वो व्हीकल्स। इस प्रकार की ये तमाम चीज़ें जो है वो ये एलोन मस्क की जो कंपनी स्पेसएक्स है वो आज के दिन कर रही है। तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो है एलोन मस्क के साथ साथ ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर भी अगर पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, कैलिफोर्निया के अंदर है, हेडक्वार्टर्ड इन कैलिफोर्निया। स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया के अंदर है और 2002 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी जो है। स्पेसएक्स कब इस्टेब्लिश हुई है, 2002 के अंदर, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फाल्कन 9 जो सैटेलाइट, फाल्कन 9 जो है व्हीकल के द्वारा इसको छोड़ा गया है। फाल्कन 9 जो है वो व्हीकल था जिसके तहत ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा जो है
एक चीज़ और ध्यान रखना है, साउथ कोरिया का नाम आ रहा है, तो साउथ कोरिया के बारे में तो कोई बात है नहीं खास। साउथ कोरिया जो है कंट्री है, उसका जो प्रेसिडेंट है वो मून जे इन है और कैपिटल सियोल है। ठीक है, कैपिटल क्या है? सियोल। सियोल जो है वो कैपिटल है साउथ कोरिया की, सियोल। इसके अलावा मून जे इन जो है वो वहाँ पर प्रेसिडेंट है, मून जे इन। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है इसके बारे में, बाकी इसके बारे में कोई खास बात है नहीं। इसके अलावा इस सैटेलाइट को कहाँ पर छोड़ा गया है, देखिएगा मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको आइडिया दे रहा हूँ एक चीज़ का, जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं हम लोग, वो कहाँ पे, जैसे कि ये अर्थ हो गया, ये पृथ्वी है हमारी, अर्थ मस्ट बी ग्रीन, तो ये है ग्रीन, बनाई हमने ग्रीन। ठीक है, अब देखिएगा इस पर जो है 160 किलोमीटर का जो एरिया होता है, यहां तक हम लोग कोई सैटेलाइट नहीं छोड़ते। और जो ये छोड़ी है साउथ कोरिया वाली, ये छोड़ी गई है 35,786 किलोमीटर की हाइट पे। यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ। ठीक है, यहां पर क्या है, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो यहां पर है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और यहां 35,786 मीटर पे 160 किलोमीटर है, यहां तक हम लोग कोई सैटेलाइट नहीं छोड़ दे। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर इतने ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो यहाँ तक सैटेलाइट जो है हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। इससे ऊपर ही सैटेलाइट छोड़ी जाती है, 160 किलोमीटर के ऊपर ही। तो जो 160 किलोमीटर के ऊपर छोड़ी जाती है सैटेलाइट, ये होता है आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट। कहाँ तक? 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। और 2000 किलोमीटर से यहाँ तक जो ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग मिडल अर्थ ऑर्बिट, एमयू। और 35,786 से 2000 और 35,786 के बीच में मिडल अर्थ ऑर्बिट होती है, और लो अर्थ ऑर्बिट होती है 160 से 2000 के बीच में, और ये होती है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर किसी सैटेलाइट को हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो वो अर्थ के साथ साथ मूव करेगी, यानी पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे जो है पृथ्वी रोटेट करेगी, उसी के साथ साथ जो है वो अपने आप को रोटेट करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि पृथ्वी जो है अगर 24 घंटे के अंदर पूरा कर रही है एक पाथ, तो इतने में ही सैटेलाइट भी करेगी। ठीक है ना, पृथ्वी का जो पीरियड है 24 घंटे का, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का, उतने ही टाइम के अंदर जो है ये भी अपना जो है रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी सैटेलाइट, इसलिए जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये जो है इसका आंसर आपका हो गया था ANASIS, किसके द्वारा है? स्पेस एक्स ने छोड़ा है। ये भी पूछा जाए तो ये भी आंसर कर देना है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की सैटेलाइट थी और मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में काकरा पर परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत हुई है, किस राज्य में है? राज्य पूछा है आपसे, कौन से राज्य में है काकरा पर जो परमाणु बिजली संयंत्र है, सॉरी, ये कौन से राज्य में, ये बात पूछी है। तो देखिए कौन से राज्य में है, उड़ीसा, गुजरात, केरल और कर्नाटक ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। काकरा पर किधर है? ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। इसके अंदर क्या है कि पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो है वो आपका एक काकरा पर जो है पहला इंडिजीनियसली अपना ये कह सकते हो आप स्वदेशी विकसित जो है रिएक्टर है, PHWR रिएक्टर है। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है यहाँ पर लगा हुआ है, PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगा हुआ है। इसके अंदर अगर बात करें काकरापुर जो है, इसकी क्षमता की बात करें तो 700 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है इसकी। जो आपका काकरापुर वाला है, ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। PHWR जो होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये। ठीक है, इसके अंदर अगर फ्यूल की बात करें तो कौन सा फ्यूल यूज होता है? यूरेनियम। यूरेनियम कौन सा? नेचुरल यूरेनियम। और नेचुरल यूरेनियम कौन सा है? यूरेनियम 238। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। और एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है वो होता है यूरेनियम 235, जो कि मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें नेचुरल यूरेनियम यूज होता है, यूरेनियम 238। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कूलेंट और मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है, कूलेंट और मॉडरेटर जो यूज होता है वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके अंदर? तो कूलेंट एंड मॉडरेटर, इसके लिए भी पूछा जा सकता है। कूलेंट एंड मॉडरेटर जो है वो कौन सा इस्तेमाल होता है इसमें? तो वो होता है D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड जो है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है D2O, ये आपका यूज होता है कूलेंट और ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा हैवी वाटर भी कहते हैं इसको, हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर भी कहा जाता है। ये कूलेंट और
किसके लिए इस्तेमाल होता है? कूलेंट प्लस मॉडरेटर जो है वो इस्तेमाल होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O कहा जाता है, और हैवी वाटर। कई बार क्वेश्चन आता है हैवी वाटर किसे कहते हैं? D2O को कहते हैं। D2O की फुल फॉर्म क्या है? D2O की फुल फॉर्म है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि कूलेंट की तरह यूज होता है। और इसमें फ्यूल कौन सा हो रहा है? तो आपका नेचुरल यूरेनियम जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपको कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं कि जो न्यूक्लियर आपके पावर प्लांट्स है ये किस आधार पर काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा आइडिया रखना है यहाँ पर। एक होता है देखो फ्यूजन, और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ये आपका होता है सन के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन। फ्यूजन को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। और जो फिजन होता है इसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है कि एक एटम के दो पार्टिकल टूट रहे हैं, तो वो होता है आपका विखंडन। तो इसमें जो है फिजन जो आपका होता है ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, जो न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं उनके अंदर, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर किस प्रकार की जो रिएक्शन होती है पूछ ले तो फिजन रिएक्शन होती है, और हिंदी भाषा में पूछे तो विखंडन, नाभिकीय विखंडन जो है वो होती है, और अंग्रेजी भाषा में पूछे तो फिजन। और सन में जो है हाइड्रोजन और हीलियम आपको पता है सूर्य के अंदर है, और वहाँ पर भी रिएक्शन होती है, तो उसी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो कौन सी है? वो फ्यूजन होती है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिंदी में नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम से क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को ये चीज़। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा रिएक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं और परमाणु ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमाणु ऊर्जा की तरफ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे, और हमने एक टारगेट भी सेट किया हुआ है। टारगेट क्या है कि वर्तमान में जो हमारी क्षमता है परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने की, वो 6780 मेगावाट है। कितनी है वर्तमान में? 6780 मेगावाट है। इसको हम लोग 22480 मेगावाट के आसपास ले जाने का जो है टारगेट रखा हुआ है 2031 तक। परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने का जो टारगेट है 2031 तक हमारा, वो 22480 मेगावाट का है हमारा, और वर्तमान में 6780 ही मेगावाट है केवल, यानी 3 गुना के आसपास हम लोगों को बढ़ाना है। और इसके लिए हम लोगों ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर और भी लगाया। आपको आइडिया होगा, अभी हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद करके, हरियाणा के अंदर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वहाँ पर भी अभी एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जा रहा है। वहाँ पर गोरखपुर नाम से स्थान है, वहाँ पर लगाया जा रहा है 2800 मेगावाट का। ठीक है, 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लग रहा है, जो कि हरियाणा के अंदर लग रहा है, फतेहाबाद के अंदर, गोरखपुर में 2800 मेगावाट का लग रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और बात करें रिएक्टर्स के बारे में, तो अगर हम लोग देखें तो देखिएगा भारत के अंदर अभी वर्तमान में कुछ एक इंपॉर्टेंट जो रिएक्टर लगे हुए हैं, कुछ एक जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक काकरपुर वाला गुजरात के अंदर आपको पता है। इसके अलावा तारापुर जो है वो भारत में पहली बार जो लगा था, पहला रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र के अंदर लगा था। ये बात आपको ध्यान रखना है, तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के अंदर देखें तो रावत बाटा जो है वो किधर है? राजस्थान के अंदर है, रावत बाटा में। ठीक है, रावत बाटा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो राजस्थान के अंदर लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुंडनकुलम और कलपक्कम जो है वो दोनों तमिलनाडु के अंदर है। कुंडनकुलम एंड कलपक्कम जो है ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन से स्टेट के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर है। कुंडनकुलम में और कलपक्कम में जो है लगे हुए हैं आपके। इसके अलावा और कहाँ पर है? और अगर बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कैगा कर्नाटका के अंदर लगा हुआ है, कर्नाटका में कैगा में। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो नरोरा यूपी। ठीक है, कई बार पूछ लेगा इस प्रकार से मिलान करो कौन से राज्य में, तो थोड़ा सा आइडिया रखना है आपको कि कौन से राज्य में न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आइडिया रखना है इसके बारे में, राइट। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में थी कुछ एक बातें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा वो था उसकी तीसरी यूनिट जो शुरू की गई थी अभी, जो आपकी तीसरी यूनिट गुजरात में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका काकरापार में, तो काकरापार बिजली संयंत्र की जो तीसरी यूनिट शुरू की गई थी अभी, जो उसकी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गई थी, एक्चुअल में क्रिटिकल स्टेज जो है उस पर पहुंच गई थी। तो उसके बाद जो है पूछा कि कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस प्रकार का प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है, वो नेचुरल यूरेनियम फ्यूल यूज होता है उसके अंदर, और कूलेंट और मॉडरेटर हैवी वाटर या ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का प्रयोग करते हैं हम लोग। 700 मेगावाट का है ये। ठीक है, 700 मेगावाट का है। इसके अलावा मैंने आपको नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में बताया, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है।
और मैंने आपको जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनके बारे में बताया, जैसे कि तारापुर वाला महाराष्ट्र के अंदर है, इसके अलावा जो आपका रावत भाटा राजस्थान के अंदर, कुंडनकुलम और कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, कैगा जो कर्नाटका के अंदर, और आपका एक आपका जो है मैंने बताया लास्ट जो नरोरा यूपी के अंदर। तो ये कुछ एक आपको और ध्यान रखने। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानवता के लिए जो है गुलबैंकियन पुरस्कार दिया जाएगा? गुलबैंकियन पुरस्कार किसको दिया जाएगा मानवता के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइएगा किसको दिया जा रहा है। तो ये दिया जाएगा जो एनवायरमेंट के, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही है एक लड़की है जो कि 17 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष में स्वीडन की रहने वाली है, स्वीडिश गर्ल, ठीक है। तो स्वीडन की रहने वाली है, जो कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो कि परिवर्तन हो रहा है एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है और उसके लिए आवाज़ उठा रही है। तो ये मानवता का कार्य है। इसके लिए जो गुलबैंकियन पुरस्कार देने की बात की है उनको, तो ये स्वीडन में जो है 2018 के अंदर ग्रेटा थुनबर्ग नाम है इनका, ये मैं बता देता हूँ यहीं पर आपको, ग्रेटा थुनबर्ग ने। तो ग्रेटा थुनबर्ग जो है 2018 के अंदर इन्होंने स्वीडिश जो संसद है उसके सामने प्रोटेस्ट किया था इसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, तब वो हाईलाइट हुई थी। और उसके बाद जो है लगातार वो डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और लोगों को बता रही है कि कितना जो है इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकना। तो ये तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए तो मानवता का कार्य है, इसके लिए गुलबैंकियन दिया जा रहा है। इससे पहले भी जो है अगर बात करूं मैं तो 2019 के अंदर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थी वो, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है 2019 के अंदर थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो है वो भी मिला था 2019 के अंदर, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, कब? 2019 के अंदर। तो ये भी है। तो अभी जो है हाल ही में किस लिए चर्चा में है? हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनको गुलबैंकियन पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसके लिए जो है चर्चा में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके रिगार्डिंग कि ग्रेटा थुनबर्ग किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन जो है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है ग्रेटा थुनबर्ग, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मलाला यूसुफजई आपको पता ही है, पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई जो है इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था। हमारे देश के जो कैलाश सत्यार्थी है उनके साथ जो ज्वाइंट में 2014 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था मलाला यूसुफजई को, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इस क्वेश्चन के अंदर यही दो ऑप्शंस के अंदर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ग्रेटा थुनबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फीफा ने 2020 विश्व कप कहां पर होने की घोषणा की है? तो फीफा ने 2020 विश्व कप होने की घोषणा कहां पर की है हाल ही में, ये बताना आपको। तो फीफा ने घोषणा की है कतर के अंदर। कतर जो है वहां पर घोषणा की है, और कतर जो है मिडल ईस्ट कंट्री है जहां पर पहली बार जो है विश्व कप होगा, फुटबॉल विश्व कप जो है पहली बार होगा। तो ये ध्यान रखना है, कतर जो है वहां पर होगा 2020 का फीफा विश्व कप, 2022 का फीफा विश्व कप, सॉरी नॉट 2020, 2022 का जो फीफा विश्व कप है वो होगा कतर के अंदर। ये 2020 मिसप्रिंट है यहाँ पर, 2022 का कहाँ पर होगा? कतर के अंदर होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फीफा अगर बात करें तो फीफा क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन जो है फीफा का फुल फॉर्म अगर बात करें तो वो क्या है? वो है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो FIFA फीफा, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन जो है फीफा है। फीफा का अगर स्थापना की बात करें तो फीफा की स्थापना हो गई थी 1904 के अंदर। स्थापना कब हुई फीफा की? 1904 के अंदर। और हेडक्वार्टर अगर पूछ ले आपसे फीफा का, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का? फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिच। जूरिच कहाँ पर है? जूरिच आपका है स्विट्जरलैंड के अंदर, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो जूरिच कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है।
यहाँ पर हेडक्वार्टर है फीफा का। तो फीफा के बारे में ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1904 के अंदर स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के अंदर जूरिच में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो है पहला ये जो है ये आपको आइडिया रखना है कि पहली बार मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर या मुस्लिम कंट्री के अंदर हो रहा है, कतर के अंदर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर। तो ये आपको आइडिया रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग किया है? चाबहार रेल परियोजना से कौन से देश ने भारत को अलग किया है? तो देखिएगा, चाबहार से जाहिदीन तक जो है, चाबहार से जाहिदीन तक एक रेल परियोजना, एक रेल प्रोजेक्ट था, चाबहार टू जाहिदन, ठीक है। ये दोनों के दोनों ईरान में है। लेकिन ये मसला क्या है, इस चीज़ को समझिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, 3 पोर्ट है, ये एक तरह से बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह है, इससे रिलेटेड मसला है। 3 पोर्ट जो है वो अब लगातार न्यूज़ में रह रहे हैं और पहले भी थे, गवादार, हाबनटोटा एंड चाबहार। चाबहार क्या है? चाबहार पोर्ट है जो कि ईरान में डेवलप किया है भारत ने। जो अरब सागर है, अरेबियन सी है, वहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये इंडिया हो गया और यहाँ फिर जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद जो है यहाँ पर आपका ईरान है, इधर ईरान शुरू हो जाता है, ठीक है। इधर ईरान शुरू हो जाता है। थोड़ा सा रुकिएगा, नीचे की तरफ बनाते हैं इसको। ये आपका इंडिया हो गया इधर। इसके अलावा यहाँ से फिर अगर मान लें हम लोग पाकिस्तान है, और देन जो आपका यहाँ से ईरान शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ ईरान के अंदर जो इंडिया ने यहाँ पर एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है चाबहार। चाबहार पोर्ट जो है ईरान का है, जिसको इंडिया ने डेवलप किया है। और यहाँ पर गवादार पोर्ट जो है वो है आपका, गवादार पोर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर है, जो कि कौन देख रहा है? जो कि चाइना के अंडर में है, ठीक है, जो कि चाइना डेवलप कर रहा है। तो इसमें क्या है कि चाबहार पोर्ट जो है वहाँ से ये ईरान जो है, यहाँ सिटी ईरान जो है, यहाँ से होते हुए हम लोग जाहिदन जो है वो इधर है, जाहिदन तक। जाहिदन के बाद जो है आगे अफगानिस्तान आ जाता है। इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अगर बात करें तो कौन आ जाता है? यहाँ पाकिस्तान खत्म हो गया, उसके ऊपर जो आपका अफगानिस्तान आ जाता है। तो अफगानिस्तान में काबुल तक हम लोग एक रेल परियोजना के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसमें जो है 2017 में चाबहार पोर्ट का उद्घाटन हो गया था, शुरू हो गया था वहाँ पर कार्यवाही पूरी की पूरी। तो इसलिए जो है चाबहार से ईरान के बीच का जो ये चाबहार से जाहिदन के बीच की जो रेल परियोजना अभी शुरुआती दौर में हम लोग डेवलप कर रहे थे, इससे जो है बाहर कर दिया गया है। और क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अमेरिका और ईरान की आपस में नहीं बनती है। तो उस चक्कर में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। अब भारत ने तेल लेना बंद कर दिया तो ईरान को गुस्सा आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि किसी और के चक्कर में ये तेल लेना बंद कर रहा है और मेरे साथ चाबहार खेल रहा है, तो दोनों चीज़ें कैसे चलेगी? तो इसलिए जो है ये मामला बहुत तूल पकड़ गया और ईरान ने बोला कि भाई साहब, आप अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारिए, हमारे साथ देख लेंगे फिर हम क्या करना है। और इन बिटवीन क्या होता है कि चाइना जो है इसमें आ जाता है बीच में, और चाइना जो है यहाँ पर और बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करके चला गया और चाइना की तरफ ईरान की दोस्ती बढ़ गई और भारत जो है इस रेल परियोजना से हाथ धो बैठा। तो ये पूरा का पूरा मामला था। अदरवाइज क्या होता कि हम लोग चाबहार टू जाहिदन और जाहिदन टू जो है वो आगे हम लोग जाते, फिर आगे कहाँ जाते हैं हम लोग? काबुल और अफगानिस्तान वाला एरिया कवर करते, और उसके बाद जो यूरोप है, मिडल यूरोप जो है वहाँ पर भी हम लोग जाते, और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है हम लोग यहाँ से ट्रेड करते इस रूट से, मुंबई पोर्ट से, यहाँ से कांडला से हम लोग इस प्रकार से आते अरब सागर के अंदर, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ से बाय रोड जो है फिर आगे हमारा माल पहुँचाते। पाकिस्तान इधर हम लोग उसको बाईपास कर सकते थे, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ पा रहे हैं? तो ये परियोजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और चाबहार पोर्ट जो है भारत ने डेवलप किया था ईरान के साथ मिलकर। ये भी आपको ध्यान रखना, ईरान में है चाबहार पोर्ट। तो ये अब न्यूज़ में रहेगा काफ़ी। चाबहार टू जाहिदान जो है वो रेल परियोजना थी ये, तो क्यों न्यूज़ में थी, ये सारी बातें आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता रहा था 3 के बारे में। तो एक तो आपका गवादार हो गया, गवादार की तरह पाकिस्तान के अंदर चाइना ने डेवलप किया है। हबनटोटा जो है वो श्रीलंका के अंदर है, और हबनटोटा पोर्ट जो है बंदरगाह है, उस पर भी किसने पैसा लगाया है? उस पर भी इसका चीन ने पैसा लगाया है, हबनटोटा पे भी। ये भी आपको आइडिया रखना है। लेकिन श्रीलंका के अंदर जो है हबनटोटा को जो चाइना ने डेवलप किया, बट वहाँ पर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा है भारत, उसका जो है टेंडर भारत के पास है। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? तो ये थोड़ी बहुत बातें जो है आपको याद रखनी है इसके बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ईरान के बारे में, तो ईरान जो है इसकी कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है, तेहरान। इसके अलावा जो वहाँ पर जो करेंसी है उनकी वो क्या है? रियाल। करेंसी क्या है? रियाल है,
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कैपिटल तेहरान है ईरान की, करेंसी जो है वो रियाल है। इसके अलावा जो वहाँ पर प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है ईरान के अभी हसन रूहानी। हसन रूहानी जो है वो वहाँ पर प्रेसिडेंट अभी, राइट, हसन रूहानी वहाँ पर अभी प्रेसिडेंट है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ईरान के बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये मसला है अभी ईरान और, तो भारत ने जो है इनको पूरा बाईपास करके पाकिस्तान को यहाँ पर सीधा जो अफगानिस्तान जाने का प्लान कर रखा था, और वहाँ से फिर आगे जो है अदर उज्बेकिस्तान हो गया और कंट्रीज़ के अंदर सामान पहुँचाता इंडिया आराम से, ऊपर रशिया तक पहुँचाता, कोई समस्या नहीं थी। तो इस प्रकार से एक पूरा काम होना था, ठीक है। बट एनीवे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ईरान। क्लियर है? ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाबहार को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया को लॉन्च करने की घोषणा की है? अमेजोनिया नाम से ही पता लग रहा है अमेजोन। अमेजोन का जंगल कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, और इसका ज्यादातर भाग जो है अमेजोन जंगल का, जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, अमेजोन जंगल को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और पीछे गर्मियों के अंदर जो है अमेजोन जल रहा था, तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज बर्निंग, ये कहा गया था। तो अमेजोन जो जंगल है इसकी निगरानी रखने के लिए अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, और ये भारत की मदद से किया जा रहा है, ठीक है ना, भारत की मदद से किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन से कंट्री के अंदर है? तो किस कंट्री के अंदर है? तो ब्राजील के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है अमेजोन का ब्राजील के अंदर ही पड़ रहा है। तो इसलिए ब्राजील, क्योंकि सबसे बड़ा देश वहां पर ब्राजील ही है। ब्राजील विश्व का जो है 5वां सबसे बड़ा देश है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो ब्राजील के अंदर साथ जो है, ब्राजील जो है उसका उपग्रह है अमेजोनिया 1, जो कि इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगी। इसरो आपको पता ही है, इसरो की स्थापना जो है कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवन जी है। स्थापना आप बताइएगा कब हुई थी। इसके अलावा इसरो जो है अभी रिसेंटली, पीछे आपको पता होगा, 104 सैटेलाइट छोड़ा था। 104 सैटेलाइट छोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है, और कई देश जो है उस तक अभी नहीं पहुंच पाएंगे लंबे टाइम तक, इतना आगे निकल गया। और इसीलिए जो है भारत कम रेट में और इतनी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ जो है सैटेलाइट को छोड़ता है। एक्यूरेसी भी दे रहा है, प्रिसीजन दे रहा है, और साथ ही साथ इकोनॉमिकली वाइबल है, यानी कम पैसे के अंदर छोड़ रहा है। इसलिए जो है बहुत सारे देश इंडिया के पास आ रहे हैं, और कई डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो भी इंडिया के पास आ रहे हैं कि कम पैसे में अपना काम चल रहा है और प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ चल रहा है, तो और क्या चाहिए। इसलिए जो है भारत के पास जो है ब्राजील भी आया, और ब्राजील का अमेजोनिया 1 जो है इसरो छोड़ेगा। हमारे पास एक इनकम का साधन हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 104 सैटेलाइट जो छोड़े गए थे वो अलग अलग ऑर्बिट के अंदर छोड़ना, ये अपने आप में एक और भी एक अनोखी बात है अपने आप में, कि अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इस प्रकार से जो है छोड़ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अमेजोनिया 1 इसरो और पीएसएलवी से इसको लॉन्च करेगा। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, इससे इसको लॉन्च किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ब्राजील के साथ अमेजोनिया 1 नाम से ही पता लगा लोगे आप, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमेजोन जो है ब्राजील के अंदर है, तो ब्राजील अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ के साथ सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दी है? कौन देश है ऐसा? देखिएगा, डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा हुई थी। और इसके अलावा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। अभी क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो विश्व के अंदर स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी तो काम है। अब अमेरिका को दिक्कत हो रही है कि वो चाइना की पक्षपात कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना के पक्ष ले रहा है, और उसने कोविड-19 जो है, जो आपकी नोबल कोविड-19 बीमारी है, ये जो पेंडेमिक था, इसमें कहीं ना कहीं चाइना का पक्ष लिया है, ऐसा एलिगेशन लगा है अमेरिका ने। अमेरिका बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा फंडिंग तो कर रहा हूँ मैं। फंडिंग का मतलब क्या है कि ये एजेंसी जो काम कर रही है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, चाहे डब्ल्यूएचओ है, और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके पास फंड्स जो है वो बाकी के देश उसको देते हैं। तो अमेरिका जो है बिगेस्ट जो है आपका फंड देने वाला था, $400 मिलियन जो है अमेरिका उसको दे रहा था लास्ट ईयर का। $400 मिलियन सर्वाधिक अमेरिका का ही रहता है डब्ल्यूएचओ को। बोला इतना पैसा मैं इनको दे रहा हूँ, काम कुछ हो ही नहीं रहा है, बदले में उल्टा जो है चाइना का तरफदारी कर रहे हैं, इससे बेहतर मैं इनको और काम में लगाऊंगा ना पैसों को। तो मैं नहीं दे रहा आगे से पैसे वैसे कुछ भी, मैं इनको और अच्छे काम में लगाऊंगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए मैं वर्ल्ड में अपने आप लगा लूंगा। डब्ल्यूएचओ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नाराज़ हो गया ट्रम्प साहब अपना, ठीक है। तो इसलिए जो है दिक्कत हो गई अब।
तो इसलिए ये घोषणा की बताई उन्होंने घोषणा की थी यूनाइटेड स्टेट, जो आपकी यूएसए ने, अमेरिका ने जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात की घोषणा की कि अब जो है हम लोग इसके साथ डब्ल्यूएचओ के साथ अपने सभी संबंध खत्म कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 ध्यान रखना है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। क्लियर है? तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना है? देखिएगा, ट्रेड पार्टनर, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो ट्रेड पार्टनर जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा है, ये पूछा गया है। तो देखिएगा, भारत का जो ट्रेड है जिन कंट्रीज के साथ होता है, उनमें चाइना के साथ 2014 से लेकर 18 तक जो है चाइना जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया का, लेकिन अभी 2 वर्षों से जो है अमेरिका ट्रेडिंग पार्टनर हो गए हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अमेरिका जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर मैं बात करूं 19-20 है, 2019-20 जो है इस ईयर के अंदर, 2019-20 से पहले मैं 2018-19 का भी बता देता हूं आपको। 2018-19 के अंदर जो है अमेरिका के साथ इंडिया का ट्रेड जो था वो चाइना से ज़्यादा था, 88 अरब डॉलर का, 88 अरब डॉलर, ठीक है। चाइना के साथ था 87 अरब डॉलर, ठीक है। चाइना के साथ कितना था? 87 अरब डॉलर। तो चाइना से ज़्यादा हो गया यूएसए के साथ, और 2018-19 के अंदर जो है चाइना के साथ कम हो गया। तो इसके कारण जो है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन हो गया? यूएस से सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो गया था। और इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो है, फाइनेंशियल ईयर जो 2019-20 था, उसके अंदर भी 2019-20 जो अप्रैल से दिसंबर तक के आंकड़े थे, उसके अंदर जो है 68 जो अरब डॉलर है, 68 अरब डॉलर जो है वो तो था आपका अमेरिका के साथ, और 65 अरब डॉलर जो है वो था चाइना के साथ। तो अगेन दूसरी बार फिर से टॉप पे हो गया अमेरिका के साथ। दूसरा फायदा क्या है देखिएगा, अमेरिका जो है उसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, और चाइना के साथ क्या है? ट्रेड डेफिशिएट है। इस सब चीज़ का अर्थ समझते हैं आप लोग? ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि अमेरिका को हम लोग एक्सपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो पैसा ज़्यादा बनेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के साथ है हमारा। और चाइना से हम लोग क्या करते थे? इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। समझ पा रहे हैं आप? चाइना को हम लोग एक्सपोर्ट तो कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं वहाँ से, उसके कारण ट्रेड डेफिशिएट हो जाता है। मतलब वो हमें ज़्यादा का सामान बेचते हैं, हम उनको कम बेच पाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिशिएट, जो कि गलत है। हमारा ट्रेड बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों को सरप्लस में रहना चाहिए। तो यूएसए के साथ हम लोग सरप्लस में हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर वर्तमान में कौन है? अमेरिका है हमारा। ये भी आपको आइडिया रखना है, ठीक है ना। तो ये तमाम बातें जो है आपको पता होना चाहिए। और कौन बन गया दूसरी बार फिर से? अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया इंडिया का। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जो है ये हो गया आपका 10वां करेक्ट। और इसी के साथ जो है आज के हमारे क्वेश्चंस इतने ही, बाकी की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा पिछली क्लासों को। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछली क्लासेस को फिनिश करो साथ के साथ। अभी तक तो बहुत दूर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जब दूर पहुँच जाएंगे तो फिर पिछली क्लासेस देखना तुम्हारे लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी से ही साथ साथ टाइम निकाल के उन क्लासेस को भी देखो। यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगना है। तो उनको देखो और करंट अफेयर का अपना तैयार करो। उनके साथ एडिशनल जीके इन्फॉर्मेशंस भी है, उनको भी तैयार रखो, ताकि आपका अच्छे से एग्जाम के अंदर वो सारी चीज़ें काम आए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।